हेलो दोस्तों, आई एम राम। और कल की जो क्लास थी एक्चुअल में 28 मिनट के बाद रोकनी पड़ गई अनस्पॉटली। रीजन था कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाए। राइट। आज कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में चैप्टर पूरा तो नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और डाउट क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं है कि आप पढ़ें और बाद में डाउट क्रिएट हो। तो एक साथ खिचड़ी नहीं पकानी है, एक एक करके सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 5 सिलेंट फीचर क्लियर कर चुके थे, यानी जो भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग 5 सिलेंट फीचर कर चुके थे। हमारा जो 6 सिलेंट फीचर है भारत के संविधान में, देखो मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि दो पैरेलल सीरीज हैं। एक कॉन्सेप्चुअल सीरीज है जिसकी प्लेलिस्ट भी चैनल में है, और एक एम लक्ष्मीकांत सर की बुक की सीरीज है जिसकी प्लेलिस्ट भी चैनल में है। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो पहले जो पहली क्लास है वहां से पढ़ के आइए, क्योंकि अगर आप वहां से पढ़ के नहीं आते तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में अदर क्लास, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्लियर है ये बात? और टेंशन ना लें, कंप्लीट सिलेबस होगा यहाँ पे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 मंथ से भी कम टाइम लगेगा, और आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस कितना होना है। क्लियर है? क्या पता चल जाएगा सिलेबस कितना होना है। तो जो हमारा नेक्स्ट सिलेंट फीचर है वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। नेक्स्ट सिलेंट फीचर क्या है कि जो हमारी संसदीय संप्रभुता है, यानी कि अगर राज्य चाहे तो केंद्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कि पार्लियामेंट कोई कानून बना रही है और उस कानून में राज्य कुछ हस्तक्षेप करे। हाँ, राज्य के लिए प्रावधान है कि राज्य हस्तक्षेप कब कर सकता है, तब कर सकता है जब मान लो कोई संविधान संशोधन हुआ 368 के तहत, और उसके बाद 368 के बाद जो हमें आधे से ज्यादा यानी 50% प्लस हमें जो राज्य की परमिशन चाहिए, वहां राज्य के लिए प्रावधान है। क्लियर है? दूसरी बात यहाँ पे है न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि अगर हर एक का जुडिशियल रेंज अलग अलग है, कि कोई दीवानी न्यायालय है तो कितना केस देखेगी, स्टेट का हाई कोर्ट है तो कितना केस देखेगा, और बाकी जो बचा हुआ संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा है उसके लिए कहा जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इनके बीच सबके बीच एक कोऑर्डिनेशन है। एक कोऑर्डिनेशन है कि अगर कोई केस दीवानी न्यायालय से नहीं संभल रहा तो रिकमेंड कर देते हैं कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट पे नहीं हो रहा आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। तो ये एक हमारे संविधान की मूल विशेषताओं में से है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट कब जा सकता है, हाई कोर्ट कब जा सकता है, आप दीवानी न्यायालय में कब जा सकते हैं। क्लियर है क्या ये बात? जो संसद की संप्रभुता का नियम है जो वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। कहां से जुड़ा है? ब्रिटिश संसद से, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़ा है। जो संसद की संप्रभुता है यानी कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर मान लो संसद कोई कानून बनाने जा रहा है तो कोई भी राज्य इंटरफेयर नहीं कर सकता, और अगर कोई राज्य विधानसभा में बना रहा है अपने राइट के थ्रू तो संसद इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्पेशल केसेस बाद में देखेंगे कि कहां कहां संसद राज्य के अंदर आकर के राज्य सूची के कानून बना सकती है। जब हम ये पढ़ेंगे कि राज्य सूची पावरफुल है कि केंद्र सूची पावरफुल है कि संवर्धित सूची, उनमें कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से विषय हैं,
जो राज्य सूची के अंदर आते हैं कौन कौन से विषय हैं, जो केंद्र सूची के अंदर आते हैं कौन कौन से विषय हैं, जो समवर्ती सूची के अंदर आते हैं, और कौन कहाँ कानून बना सकता है। तो मतलब क्या है कि जो संसद की संप्रभुता का कानून है वो कहां से जुड़ा है, जो नियम है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। क्लियर हो गया ये पॉइंट। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत, क्या, न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहां से जुड़ा हुआ है, अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है, अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय से। तो मैंने पहले ही बोला था कि आपको सोर्सेस बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कोई चीज कहां से आई है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहे, है ना। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है ये बात कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरह से ब्रिटिश सिस्टम से क्या है, अलग है, भिन्न है, उसी तरह से जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति है, यानी जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है। आई होप पॉइंट क्लियर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में, ध्यान देना ये बात, अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। ये विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, अभी ऐसे ही एज इट इज याद कर लो कौन कहां से ली गई है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास आएगी, उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में विधि की नियत प्रक्रिया कैसे होती है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कैसे चलती है, ये दोनों बातें एक थोड़ा डेप्थ का मुद्दा है तो वहां क्लियर करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी। यानी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी थी और जो अमेरिका की जुडिशरी सुप्रीमेसी थी, उसके बीच क्या किया, हम लोगों ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि अगर कभी संसद कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहे हैं, या मान लो जिससे ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो रहा है, जैसे आजकल देख रहे हैं देश के अंदर बहुत सारे राइट्स हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ने की बातें आ रही हैं, तो ऐसे में अगर कोई संसदीय कार्रवाई संसद करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान दे और इंटरफेयर करे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के एरिया में नहीं जाएगी, लेकिन अगर कहीं पे वायोलेशन का मुद्दा आता है कि फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट्स ब्रेक हो रहे हैं, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी, वो संसद में जाकर के, ये संसद में जाएगी नहीं तो संसद के लिए क्या करेगी, वो वहां पर बोलेगी, अपनी रिकमेंडेशन देगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और संसद को क्या राइट है, संसद को ये राइट है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो वहां पे अपॉइंट हो रहे हैं चीफ जस्टिस, उनके लिए सारे प्रावधान करने की प्रक्रिया किसके पास है, संसद के पास है। उनकी अवधि, उनकी वेतन भत्ते,
सब कौन तय करेगा? संसद करेगी। तो यानी ये जो बैलेंस है, देखने को जो बैलेंस देखने को मिलता है, तो ये किसकी वजह से है? ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, उसके बीच का समन्वय है। ये संतुलन है, बैलेंस बनाया गया दोनों के बीच कि अगर सरकार हावी हो रही है सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई काम सही से नहीं कर रहा है या कोई पार्लियामेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चेंजेस लाने हैं, तो सब कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। तो मूलतः यही देखने को मिलता है कि कोई जल्दीबाजी में एक दूसरे की रेंज में जाकर के इंटरफेयर नहीं करते। बात समझ में आ रही है कि संसद ने कोई कानून लेके आए, हल्का सा कोई मुद्दे की बात है, वहां आकर सुप्रीम कोर्ट अपना चालू कर दे, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? एक और, जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत, देखना कौन? सर्वोच्च न्यायालय अपनी जुडिशियल पावर की शक्तियों के तहत क्या करती है? संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब यही बात बोली ना, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की पावर ही तो थी जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के कॉन्फ्लिक्ट को 1951 से लेकर के केशवानंद भारती के 1970 तक खींच करके लाई, 1973 तक। क्योंकि जब संघी प्रसाद का केस आया तो वो केस कहां था? वो केस लैंड रिफॉर्म्स के लिए था, और उस लैंड रिफॉर्म्स के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, फिर चैलेंज हुआ, गोलकनाथ है, फिर चैलेंज हुआ, केशवानंद भारती आए। तो लैंड रिफॉर्म्स के केसेस में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी, राइट रॉन्ग, जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा था कि कानून वैधानिक है, असंवैधानिक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी पार्लियामेंट्री कानून है जो अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट है, जो अगेंस्ट दी ह्यूमन राइट है, उन्हें वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो क्या है? संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। अगर संसद चाह ले कि मुझे कोई पार्ट संशोधित करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, और मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जो वहां पे बैठी है संसद के अंदर, वो पूर्ण बहुमत से बैठी है, तो उसे संशोधित करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर राज्यसभा और लोकसभा में मेजोरिटी मिल जाए किसी गवर्नमेंट की, और वो चाह ले कि मुझे किसी भी हाल में इस पार्ट को संशोधित करना है, हटाना है, कुछ जोड़ना है, तो संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। उस संशोधन के जुड़े कोई असंवैधानिकता नजर आई किसे? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट जो सीलेट फीचर है वो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है? एकीकृत है और
स्वतंत्र है, यानी यूनिटरी पावर है और इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? तो भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। इसकी स्थापना कौन करता है? भारतीय संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी स्थापना करता है कि जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, वो यूनाइट होगी और इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर है? भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। कौन शीर्ष पर है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे राज्य स्तर का उच्च न्यायालय, और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है, यानी वहां पर जुडिशरी का डिवीजन है, विभाजन है। बात समझ में आ रही है? हमारे इंडिया में एकल तंत्र है न्यायालयों का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? केंद्रीय कानून को भी लागू कराना है, राज्य जो स्टेट कानून बना रहे हैं उनको भी लागू कराता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में केवल इतनी बात है कि जो संघीय कानून होंगे, जो फेडरल कानून होंगे, उसे फेडरल जुडिशरी लागू कराएगी, और जो स्टेट के कानून होंगे उन्हें राज्य की जो जुडिशियल सिस्टम है वो लागू कराएगा, जो उनका स्टेट कोर्ट होगा। क्लियर है क्या ये बात? आई होप क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय कैसी अदालत है? संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। किसके अधिकारों की भैया? क्या चिल्ला रहा था पहले दिन से? क्या बोल रहे थे हम जब हमने राइट वाला क्लास लिया? राइट वाली क्लास हुई हमारी, हमने समझाया पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें समझाएं। तो यही समझा रहे थे ना कि जो पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारे संविधान के अंदर किसके राइट रखे हैं? हमारे राइट रखे हैं। सरकार किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमें रिप्रेजेंट करेगी। सरकार किसके लिए कानून बनाएगी? हम लोगों के लिए कानून बनाएगी। मौलिक अधिकारों की रक्षा किसकी होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसके नहीं होने चाहिए? हम लोगों के नहीं होने चाहिए। क्यों? राइट तो हमारे हैं ना यार। किसके राइट है? हमारे राइट है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि अगर राज्य क्या करता है, अगर राज्य ये करता है कि किसी को भी कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसके फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहे हो, चाहे ह्यूमन वायोलेशन हो रहा हो, कुछ भी, तो वहां पर उसके अधिकारों की गारंटी की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी बोला जाता है कि संविधान का जो संरक्षक है, जो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ना कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाएगी, आपके अगेंस्ट जा रहा है, क्या करोगे आप? पार्लियामेंट में तो जाके चिल्लाओगे नहीं ना।
तो कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर ये बात? इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जो जुडिशरी सिस्टम है, जो जजेस हैं, वो किसी बिना दबाव के काम करें, तो पहली बात यह है कि आप उनके कार्यकाल की सुरक्षा दीजिए कि आप कोई भी डिसीजन देंगे, आपको इतने सालों तक कोई हटा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? दूसरी शर्त क्या है? न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं। क्या है? निर्धारित सेवा शर्तें। तीसरी, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन होता है। यानी कि जो भारत की संचित निधि है, जिससे सरकार के सारे खर्च निकाले जाते हैं, उसी से किसके खर्च निकाले जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के। क्लियर? विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक है। आप पार्लियामेंट के अंदर किसी भी चीफ जस्टिस, किसी भी जस्टिस या किसी भी जज के लिए आप वहां पर चर्चा नहीं कर सकते। आप वहां बैठकर पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर बैठकर किसी भी जज का करेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोला या हाई कोर्ट ने बोला कि भैया तुम्हें इस दिन आज पेश होना है, अदालत ने किसी को बोला कि आप इतने दिनों में सरेंडर कर दो, अगर उसकी आज्ञा की अवमानना होती है, वो नहीं मानता, तो अगर कोर्ट चाहेगा तो उससे दंड दे सकता है। क्लियर है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने की जो प्रक्रिया है, जो पावर है, वो भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स को दी गई है, न्यायपालिका के पास है। आर्टिकल 50 पढ़ लेना, उसमें मेंशन है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा जाएगा। यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम तो है, पूरी टीम अभी काम कर रही है, लगी हुई है, बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। ठीक है? क्लियर है ये बात? तो आप लोग कमेंट में बता दिया करिए कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बात समझ नहीं आई थी। तो जो बात समझ नहीं आई, या तो उसके लिए कोई स्पेशल क्लास ले लेंगे, या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अगर देखेंगे कि हाँ रिलेट हो सकती है चीज, तो वहां पर रिलेट करके समझा दी जाएगी। और इसी वजह से बोल रहे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर हम लोग लाइव आते हैं तो लाइव में सीधा इंटरेक्शन होगा और आप सीधे सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सीधे सवाल जवाब आप हमसे कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेंट फीचर है मौलिक अधिकार। क्या? फंडामेंटल राइट। क्या भाई? फंडामेंटल राइट। संविधान के भाग 3 में
6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कहा? तीसरे भाग में। जो संविधान का पार्ट नंबर 3 है उसमें 12 से 35 तक, कहां से कहां, 12 से 35 फंडामेंटल राइट की एक स्पेशल क्लास लेंगे, टेंशन मत लो। 12 से 35 उसमें क्या मेंशन है? उसमें आपके फंडामेंटल राइट मेंशन है भाग 3 के अंदर। क्लियर है क्या ये बात? ठीक। और इसमें जो दूसरी बात याद रखनी है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो पहले 7 थे। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। और उसे हटा करके एक नॉर्मल कानून के तहत आर्टिकल 300 में डाला गया है। आप वहां से पढ़ सकते हैं, उसके सब क्लॉज भी हैं कुछ। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा राइट है फंडामेंटल राइट, वो कौन सा है? समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। कौन सा? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। और कहां से कहां तक गिवन है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक गिवन है। कैसी समानता चाहिए हमें? हमें आर्थिक समानता चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट की समानता चाहिए। और कैसी समानता चाहिए? किसी के साथ छुआछूत में भी वो नहीं होना चाहिए। कैसी समानता चाहिए? राजनीतिक समानता चाहिए। कैसी समानता चाहिए? एजुकेशन को लेकर के समानता चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, हमें इक्वल चाहिए। आप किसी के साथ कम ज्यादा नहीं कर सकते। कि अगर मान लो कोई अपर रीजन वाला है ना, जो पहले अपर होता था, फिर मिडिल, फिर लोअर, और जो बाकी बचा हुआ नीचे होता था उसे समाज से बाहर कर दो। आप उस तरह से आज देश को नहीं चला सकते। क्लियर है? आप उस तरह से आज देश को नहीं चला सकते। दूसरा राइट, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इंडिपेंडेंस। कहां से? आर्टिकल 19 से 22 तक। कैसी स्वतंत्रता चाहिए? हमें घूमने की स्वतंत्रता चाहिए। कैसी स्वतंत्रता चाहिए? हमें बोलने की स्वतंत्रता चाहिए। कैसी स्वतंत्रता चाहिए? एजुकेशन को ग्रहण करने की स्वतंत्रता चाहिए। बात समझ में आ रही है? तीसरा फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। और इसके जो आर्टिकल है वो कहां से कहां है? आर्टिकल 23 और 24 में गिवन है कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं, फंडामेंटल राइट का फुल चैप्टर है, और वहां पर समाजवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी जितनी भी सोच और विचारधाराएं थी, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे वो आपके मार्क्सवादी विचारधाराएं नहीं हो, सारे के सारे एक एक करके काफी अच्छे से क्लियर करेंगे। क्योंकि ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस एक बिल्ड करने के लिए है कि जो आपके फाउंडेशन को बिल्ड कर सके, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सके।
बाद में चीजों को याद करने की भी क्लास लाएंगे, टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज एकदम की यहां बैठेगी, यहां भरोसा रखिए बस। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता चाहिए। बात क्लियर हो रही है? क्या चाहिए? हम अपने धर्म को चाहे जिस वे से माने, राज्य इसमें रोक टोक नहीं करेगा। हमारा मन हम गीता पढ़ेंगे, हमारा मन हम ऋग्वेद पढ़ेंगे, हमारा मन हम रामायण पढ़ेंगे। कोई दूसरी कम्युनिटी का है वो अपने धर्मों के ग्रंथ पढ़ेगा, वो अपने धर्म को मानेगा, वो अपने धर्म की औपचारिकताएं निभाएगा, हम अपने धर्म की औपचारिकताएं निभाएंगे। इसमें राज्य ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया आपको गीता ही पढ़नी है। राज्य ये नहीं कह सकता नहीं भैया आपको कुरान ही पढ़नी है, आपको बाइबल ही पढ़नी है, आपको गुरु ग्रंथ साहिब ही पढ़नी है। कि आप मंदिर ही जाओगे, मस्जिद ही जाओगे, आप चर्च के अलावा कहीं नहीं जा सकते, ऐसी बातें राज्य नहीं थोप सकता। क्या क्लियर है? क्लियर है? तो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 25 से 28, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट सांस्कृतिक व शिक्षक अधिकार। क्या? सांस्कृतिक व शिक्षक अधिकार। क्लियर है बात? आर्टिकल कहां से कहां है इसमें? 29 और 30। यानी कि हमें अपने कल्चर को फॉलो करने का राइट है। हम चाहें तो किसी भी टाइप की एजुकेशन ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो हमारा लास्ट राइट है फंडामेंटल, वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि अगर ये ऊपर के राइट जो 5 राइट हैं, अगर वो राइट ब्रेक हुए तो क्या होगा? ये होगा कि आप कहां चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आर्टिकल 32 के तहत कौन से राइट अगर ब्रेक हुए? ये जो ऊपर के 5 राइट हैं, ध्यान दे लेना, ये जो 5 राइट हैं अगर ये राज्य ब्रेक करता है या राज्य इनमें कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो आपका पास जो 6 नंबर का फंडामेंटल राइट है उसके तहत आप संवैधानिक उपचार पा सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? आई होप क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अब देखो क्या हो रहा है, समझिए बात। पहला समानता का अधिकार हो गया आर्टिकल 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, पांचवा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30, 6 नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। क्लियर है? आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। देखो मौलिक अधिकार का उद्देश्य यानी पर्पस क्या है मौलिक अधिकार का? फंडामेंटल राइट का पर्पस क्या है? वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यानी कि जो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की सोच है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की भावना है, उसको क्या करे? प्रमोट करे। ऐसा उद्देश्य है मौलिक अधिकारों का।
यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। न तो कार्यपालिका मनमानी कर सकती है, न तो विधायिका मनमानी कर सकती है। बात समझ में आई? उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। किसके माध्यम से? न्यायालय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके माध्यम से। बात समझ आई? जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। कहां जाओगे भैया? सुप्रीम कोर्ट। कहां से जाओगे? आर्टिकल 32 से। क्लियर है क्या ये बात? कथा समझ में आ रही है ना? हाँ, ये ध्यान देना, ये जो देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है ना, उसकी कथा है ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं। जो बातें लिखी नहीं है वो बातें हम डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, चलिए। जो अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है? अब अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? उसके पास कुछ राइट है जिन्हें आप क्या कर बोलते हैं? रिट बोलते हैं। तो रिट जारी करेगा। क्या जारी करेगा? रिट जारी करेगा। तो उनकी रक्षा के लिए क्या करेगा? पहला जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो क्या करता है, वो सीधे कार्यपालिका को, या जो हमारे यहाँ का सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट उसे एक डॉक्यूमेंट जारी कर देता है कि जो बंदी है जिसने उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया, जिसने उस राइट को ब्रेक किया किसी दूसरे इंसान के, उससे हमारे सामने पेश करो। इसका मतलब इतना होता है बस, बंदी को सामने पेश करो। यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सीधी सीधी भाषा में समझ लो। क्लियर है? परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई कानून या कोई राइट ब्रेक हुआ और उस राइट को सुनवाई करने का हक निचली अदालत को नहीं है। बात समझ आ रही है? या एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई देरी कर दी है काम करने में। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वहां से एक डॉक्यूमेंट्री जारी करेगा और बोलेगा कि ये बिल्कुल हमारा परम आदेश है। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम आदेशों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई करेंगे आप पर, कि आपने हमारे ऑर्डर की अवमानना की है। तो क्या है? परमादेश है। क्लियर है क्या? क्या है भाई? परमादेश है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े। तीसरी बात आती है प्रतिषेध, यानी किसी चीज पर रोक लगा देना। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में और अच्छे से कराएंगे, टेंशन ना लें। यहां केवल पहले बुक कवर कराई जा रही है क्योंकि डिमांड बहुत थी कि भैया बुक करा दीजिए, एम लक्ष्मीकांत करा दीजिए एक बार। चलो भैया मान लेते हैं, आप ही लोगों के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। जो आप बोलेंगे वो होगा, टेंशन ना लें। तो प्रतिषेध मतलब है क्या? रोक लगा देना। बात समझ आ रही? किसी चीज को रोक दो। अधिकार परीक्षा और उसके बाद आती है उत्प्रेषण। क्या मीनिंग क्लियर है? मीनिंग क्लियर है सभी के? और उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है? उत्प्रेषण है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की 5 पावर है। 5 कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा
प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा और पांचवा उत्प्रेषण। क्लियर है? ठीक। जैसे अभिलेख यानी डॉक्यूमेंट्री या रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, आप और हम नहीं जारी करेंगे। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ नियमों के, कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये कैसा? नॉन चेंजेबल भी नहीं है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इनकी लिमिट है, कुछ सीमाएं हैं, उनके दायरे में तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से कहां तक नहीं है कि आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। क्लियर है? संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। तो कटौती करने का अधिकार और समाप्त करने का अधिकार किसे मिला हुआ है? संसद को। कौन संशोधन कर सकता है? संसद कर सकती है। समाप्त कौन कर सकता है? संसद कर सकती है भाई मेरे, संसद, पार्लियामेंट। कोई दिक्कत? अरे जो बोल रहा हूं चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? जो पढ़ाया चमका? चलिए, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा, कौन कौन सा अनुच्छेद? 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। यानी 20 और 21। बात समझ में आ रही है? एक बोलता है किसी चीज की पेशी को लेकर के, और दूसरा बोलता है 21 वाला कि मुझे निजता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों आर्टिकल, जो अनुच्छेद 20 है और जो अनुच्छेद 21 है, ये जो आपके फंडामेंटल राइट है, उन फंडामेंटल राइट को आपातकाल में भी आप खत्म नहीं कर सकते, स्थगित नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट विशेषता देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डीपीएसपी। देखो, डीपीएसपी आयरलैंड से लाए गए। कब लाए गए? 1975। और डीपीएसपी क्या सिखाता है कि राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसा होना चाहिए। राज्य को लोक कल्याणकारी होना चाहिए कि राज्य को तानाशाह होना चाहिए कि राज्य को अपनी एकल पावर बना के रखनी चाहिए या डेमोक्रेसी को बहाल करके रखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बातें, ये विशेषताएं कौन बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कहां से कहां है ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। क्लियर है? ये बात भी याद रखनी, जो मोटे तौर पर बात है। इसका भी एक क्लास स्पेशल होगा, घबराए नहीं, यहां केवल प्रमुख विशेषताएं पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा कम कम चल रहे हैं, डेप्थ में नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्लास बड़ी ना हो जाए, है ना, फिर आप लोग बोर फील करते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई मेहनत करके कुछ करना चाहता है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग ऑपरेशन ही नहीं है। आगे बढ़े। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं में से एक है कि जितनी भी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, उन सारी विशेषताओं में क्या, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, क्या है, संविधान की एक विशेषता है, स्पेशलिटी है। इनका उल्लेख कहां है, संविधान के चौथे भाग में किया गया है इनका उल्लेख। और इन्हें अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो तीन भागों में विभाजित किया जाता है, तीन पार्ट में। पहला सामाजिक, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदारवादी या बौद्धिक, उदारवादी बौद्धिक। क्लियर है? सामाजिक, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। बात समझ में आई? क्या क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाना है। प्रीलिम्स स्पेशल है भैया, ये क्वेश्चन क्या है, प्रीलिम्स स्पेशल। वो पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। तो क्या है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। सामाजिक मतलब जो भी हो समाज के लिए हो, पार्लियामेंट जो भी करे समाज के अगेंस्ट जाके ना करे। क्लियर है? और इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आ गया कल्याणकारी राज्य, प्रीलिम्स स्पेशल। भाषण में आ रही है? क्या करना, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट को स्टेबल करना ही डीपीएसपी का पर्पज है। Establishment of a welfare state is a purpose of DPSP. क्लियर है? हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में नहीं लागू किया जा सकता। आप कानून रूप में लागू नहीं कर सकते। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। कानून बनाते समय क्या करे? इन प्रिंसिपल को अपनाए, एक्सेप्ट करे। क्यों? क्योंकि जो देश की जनता के राइट और भलाई है ना, वो कहां टिकी हुई है? इन्हीं पर तो टिकी। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। क्लियर है? वास्तविक शक्ति कहती है जनमत वाली है। आगे बढ़ें क्या? यहां पे एक केस का मेंशन है, देखिए क्या मेंशन है। मिनर्वा मिल्स मामले यानी 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि स्टेटमेंट याद कर लेना, मिनर्वा मिल्स मामला याद कर लेना कि डीपीएसपी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, क्या बोला था। मिनर्वा मिल्स केस कब आया? 1980 में आया। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है।
यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है और जो हमारे डीपीएसपी है उनके बीच एक बैलेंसिंग पावर है, और उसी पर संविधान की पूरी नींव टिकी हुई है। क्लियर है? संविधान की जो पूरी नींव है वो किस पर टिकी है? दो बातों पर टिकी है। पहला फंडामेंटल राइट, दूसरा डीपीएसपी। यही तो शुरू से पढ़ते आए हैं, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कब कही? 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में। क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सिलेंट फीचर है, जो विशेषता है वो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। बात समझ में आ रही है? कौन भैया? फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी अब लोगों की जिम्मेदारियां क्या है? किसके प्रति? राज्य के प्रति। भैया सारी जिम्मेदारी राज्य की तो नहीं है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अधिकार वाली क्लास जरूर करें। नहीं की है प्लेलिस्ट जाके एक्सेस करें, मिल जाएगी आपको। बहुत जरूरी है अधिकार की क्लास करना, क्योंकि वही क्लास आपको बताएगी कि अधिकार राज्यों और लोगों के बीच जो है वो किस संतुलन के बेसिस पर रखे हुए हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो हमारा मूलतः संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन इन्हें स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना भैया रिकमेंडेशन किसने लगाई थी, बहुत जरूरी होता है, प्रीलिम्स में तक क्वेश्चन आ चुके हैं, कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। यानी जो इंदिरा गांधी सरकार 1975-1977 के बीच में जो आंतरिक आपातकाल चल रहा था देश के अंदर, उस टाइम पर स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंडेशन दी और इन्हें 1976 में शामिल कर लिया गया, 42वें संविधान संशोधन। ठीक। और 2002 में 86वें यानी 86 संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। यानी जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। वो मौलिक कर्तव्य क्या था ये हम बताते हैं। वो ये था कि जो आपके बच्चे हैं, या मान लो जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उन्हें आपको 14 साल की एज तक शिक्षा देनी ही देनी है। यानी जितनी जिम्मेदारी राज्य की है, जब आप आर्टिकल 45 पढ़ेंगे ये बात मेंशन है वहां पे कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 14 साल के बच्चों तक का खर्च उठाए, खर्च वहन करे और उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कराए। तो यही जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनेगी। अरे बोल दो यार हाँ ना एक बार में। क्लियर है? जो बोला चमका, जो बोला चमका कि नहीं चमका? क्लियर है? संविधान के 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। यहाँ पे ध्यान दें, एक नहीं है भैया, हमारे पास पहले 10 थे फिर 11वां है, 11 है। क्लियर है? तो यहाँ क्लियर कर लें। ये थोड़ा सा हो सकता है जब बुक प्रिंट हुई होगी तो मिस्टेक हो गई होगी, हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ 11 कर लें आप। चलिए
जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है। कितने अनुच्छेद है भाग 4 में? एक ही है, 51 का। और इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा, हर भारतीय का कर्तव्य होगा, मेरा भी, आपका भी, आपकी फैमिली का भी, मेरी फैमिली का भी, हर एक इंसान का कर्तव्य होगा कि वह संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रध्वज, अपना तिरंगा और राष्ट्रगान, नेशनल एंथम का आदर करें। इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, या हम किसी चीज का अपोज करना चालू कर दें। यार हमारा देश है, हमारे देश की सुंदरता है ये चीज है। हमारा तिरंगा हमारी पहचान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्र का ध्वज हमारे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देख रहे थे एक तरफ रशियन आर्मी, दूसरी तरफ यूक्रेन की आर्मी, बीच से हम भारतीय, फायरिंग स्टॉप। किसकी ताकत है यार? जिसे लेकर के पाकिस्तानी तक निकले। जिसे लेकर के पाकिस्तानी स्टूडेंट थे जो, वो भी वहां से बाहर निकले। तो क्या जो हमारी इतनी बड़ी मर्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? आप नहीं सोच सकते कि आपका कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे? जो संविधान आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा है, क्या आप उस संविधान के आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उस संविधान की रक्षा करें, आप उस संविधान की रिस्पेक्ट करें? जो राष्ट्रगान क्रांतिकारियों ने लिखे, जिस राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, जिसमें देश की सुंदरता झलकती है ना, कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यानी पंजाब लेकर के सिंध, फिर गुजरात, मराठा, और ऊपर द्राविड़ और उत्कल। यार ये द्राविड़ क्या है? हमारे देश का पार्ट है यार। उत्कल क्या है? हमारे देश का तटीय भाग है उत्कल। गुजरात किसका पार्ट है? हमारा है यार। सिंध कहाँ यार? हमारा पार्ट है। यानी जो राष्ट्रगान आपकी भौगोलिक से लेकर के सांस्कृतिक प्रॉपर्टी तक को डिफाइन कर रहा है, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता आप उसके टाइम पे, जो 52 सेकेंड का टाइम है, आप उसके लिए खड़े हो जाए? कहीं भी हो रहा हो पब्लिक प्लेस में, क्या आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है? 52 सेकेंड के 1 मिनट से कम का टाइम। तो जब ये ड्यूटीज हम लोग निभाएंगे तभी तो हमारे देश की ये सुंदरता बरकरार रहेगी। नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना? ठीक। और क्या कर्तव्य है हमारे? राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी कि जो राष्ट्र की सॉवरेनिटी है उसे बरकरार रखना हमारा काम है। हम पर कोई कानून थोपेगा, हम तुरंत बोलेंगे भैया पहले तो हम गुणनिरपेक्षता दे चुके हैं, दूसरी बात आप हम पे हुक्म नहीं चला सकते। यार जिस संप्रभुता की तारीफ आपके दुश्मन ने की हो, मैं अभी हाल फिलहाल की खबर की बात कर रहा हूं,
एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कौन भैया, इमरान खान साहब, उन्होंने इंडिया के संप्रभुता की तारीफ की कि आज किसी देश के अंदर कोई चाहे जितनी बड़ी सुपर पावर हो, वो इंडिया पे अपना कानून नहीं थोप सकती। तो क्या आप लोगों की हमारी जिम्मेदारियां नहीं है कि हम लोग राष्ट्र की संप्रभुता को बरकरार रखें, हम लोग देश को बिखरने ना दें, उसकी यूनिटी को बरकरार रखें, हम उसकी अखंडता को बरकरार रखें, है ना हमारी जिम्मेदारियां। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग लिख रहे हो, अवेयरनेस फैलाओ ना यार इस बारे में। क्लियर है क्या ये बात। नेक्स्ट बात है, हमारी मिश्रित संस्कृति समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करना, कि हमारे यहाँ पर जो संस्कृतियां हैं, हमारे यहाँ पर कल्चर की जो शैलियां हैं, हमारे यहाँ पर मूर्ति कला को लेकर के अलग अलग शैलियां हैं, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, है कि नहीं है। हमारे यहाँ मंदिरों को लेकर के अलग अलग शैलियां, नागर शैली के मंदिर, द्राविड़ शैली के मंदिर, क्या उनका अनुरक्षण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। क्या वो हमारे देश की धरोहर नहीं है, ऐसे बन गए थे क्या। लेकिन आज भी, अरे यार कौन सा गॉड सिखाता है कि यार तुम मस्जिद तोड़ो, तुम मंदिर तोड़ो, समझ नहीं आता मुझे, कौन सिखाता है ये बात, कोई नहीं सिखाता। हम लोग केवल अज्ञानतावश ये सारे काम करते हैं, केवल अज्ञानतावश, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। और जहां नॉलेज है वहां सारी चीज चंगे हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर है, क्या क्लियर है बात, बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें, ब्रदरहुड। अगर कहीं पर कोई दंगा, कोई फसाद होता है, तो वहां पर केवल एक पक्ष कभी दोषी हो ही नहीं सकता, ये याद रखना। अगर दंगा हुआ है, दोनों पक्ष दोषी होंगे। आपने अगर हल्का सा कुछ, मान लो आपने सुई चुभा दी किसी को, अब उसके पास भाला था, तेरा सुई से सुई तो ढूंढने जाएगा नहीं कि वो तुम्हें सुई ला करके चुभाए तो तब बराबर बदला लेंगे, उसे तो भाला मारेगा। तो इससे बेटर है ना कि सुई मत चुभाओ, इससे बेटर है कि पॉलिटिशियन चाहे जो बयानबाजी करें, उनके भड़कावे में मत आओ। चाहे वो मुस्लिम, कोई पॉलिटिशियन बयानबाजी कर रहा है तो मुस्लिम को भड़कना नहीं चाहिए, और कोई हिंदू पॉलिटिशियन बयानबाजी कर रहा है तो हिंदू को भड़कना नहीं चाहिए, तभी तो भाईचारा बरकरार रहेगा। क्लियर है क्या, देख रहे हो, एक एक पॉइंट, ईच पॉइंट कितना क्लियर कर बता रहे हैं। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति
कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। आप अपने अधिकारों के राइट के लिए रोड पे उतरे, आप अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करना चालू किया। कोई भी बच्चों, मैं यहाँ किसी की पैरवी करने नहीं बैठा, मैं यहाँ वो बात बता रहा हूँ जो संविधान में माननीय है। मैं यहाँ संविधान पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ किसी की पैरवी नहीं कर रहा, ये बात मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो जब आप अपने अधिकारों की मांग के लिए निकले तो आपका ये दायित्व भी है कि भैया रोड छोड़ के बैठ जाओ। क्यों आप लोग बैठ गए यार, परेशान तो पब्लिक होगी ना, वो कोई भी पक्ष हो। दूसरा, आपका राइट बनता है आप पब्लिक प्रॉपर्टी मत तोड़ो। क्यों यार, वो हमारे टैक्सेस के पैसों से बना है ना, तो ये भी तो आपका कर्तव्य है। तीसरा, आप अपनी कम्युनिटी के लिए प्रोटेक्शन मांगिए, आप अपनी कम्युनिटी के जो प्रैक्टिस राइट्स हैं आप उनके लिए लड़िए, लेकिन आप उनके लिए तो मत लड़िए ना जो बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आकर के जो यहाँ पे दंगा फैला रहे हैं, आप उनके लिए क्यों खड़े होते हैं जब वो इस देश के थे ही नहीं ना है। क्लियर है क्या? क्लियर है ये बात? तो ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। सिंपल सी बात है, एक घर में 4 लोग रहते हैं और अगर मान लो आप उसी घर में 10 लोग और ला के रख दोगे तो यार उस घर की हालत क्या होगी सोचिएगा। तो ये हमारा देश क्या है? क्या हमारा घर नहीं है ये देश? है ना। तो यार जब हम लोग उतने थे, उतने में ही खुश हैं, तो बाहरी को लाने की जरूरत क्या है देश के अंदर? उनके लिए बोलने की जरूरत क्या है देश के अंदर? उनके लिए प्रोटेस्ट करने की क्या नीड है? जब एक घर की संप्रभुता का हनन हो रहा है, तो जब वहां से लाखों लोग आएंगे यहाँ पर, तो क्या देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश की राजनीतिक संतुलता को प्रभावित नहीं करेंगे? आज हमारे पास, हमारे राज्य के पास या सरकार के पास मान लो 1 लाख को एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता है, 1 लाख, और हमारा राइट भी है अवसर की क्षमता। और मान लीजिए कहीं से कोई 2 लाख लोग और आ गए, क्या बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगी? पहले क्लियर कर रहा हूं, पैरवी नहीं कर रहा मैं किसी की, मैं केवल बात क्लियर कर रहा हूं जो एक न्याय उचित है। क्लियर है ये बात? और दूसरी बात भारत की क्या रही है, भारत की एक सुंदरता ये रही है कि अगर मान लीजिए किसी देश में किसी कम्युनिटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो भारत ने हमेशा शरण दी है, हमेशा। बात समझ आ रही है? तो अगर मान लो इंडिया आज कोशिश करता है, एक कोशिश मान लो करता है कि जिनके साथ पड़ोसी देशों में गलत हुआ, कि ऑलरेडी पहले वो माइनॉरिटी थे और वो और माइनॉरिटी हो गए, बड़े तो है नहीं, तो अगर उन्हें वापस लाने की कोशिश करता है क्योंकि वो पहले इसी देश के तो नागरिक थे। हाँ, मेरी इस बात को कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि बोलेंगे क्या जो वहां गए थे तो क्या वो वहां की मेजोरिटी इस देश की नागरिक नहीं थी, उन्हें भी लेके आ जाओ? इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे मुझे? लेकिन यार यहाँ पे जो राइट है वो तो सेफ है ना, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो।
लेकिन वहां माइनॉरिटी का राइट सेफ नहीं है, तो अगर वहां की माइनॉरिटी को यहां शरण दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सब जानते हैं वहां की माइनॉरिटी सेफ हो ही नहीं सकती, मैं सीधी बात से जानता हूं। क्या क्लियर है? क्लियर है ये बात? तो हमारे जो समाज के प्रति कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को करना, उनका निर्वहन करना भी हमारा काम है। क्लियर है? तो नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता, तो ये ध्यान दें, आप इसे प्रिसाइड नहीं कर सकता स्टेट की आपको लागू ही करे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी जिसका कोई धर्म नहीं है। क्लियर है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी डेमोक्रेटिक, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यहाँ सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। क्लियर है? तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष यानी इस देश का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का धर्म है, अफगानिस्तान का धर्म है, ईरान का धर्म है, तो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। ईरान का इतिहास बड़ा रोचक इतिहास है, पढ़िएगा कभी। क्यों? पहले पर्शियन कंट्री हुआ करता था, इस्लामिक कंट्री नहीं था। काफी रोचक इतिहास है, कभी बात करेंगे अगर आएंगे सिक्योरिटी मुद्दे पे, तब बात करेंगे। ठीक, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के जो प्रावधान है वो कौन कौन से प्रावधान है जो धर्मनिरपेक्ष के लक्षणों को दर्शाते हैं? पहला, 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। अगर इस पे बहस करना चाहे तो आधे घंटे की बहस हो सकती है, लेकिन जब कभी एक पर्टिकुलर में टॉपिक लेकर के आऊंगा कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, गुट निरपेक्षता है क्या, तब वहां पे ये बात करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। राइट? अदरवाइज क्लास बहुत बड़ी चली जाएगी। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चन व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कौन? प्रस्तावना। थर्ड बात, जहां से धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कहां मेंशन है? आर्टिकल 14 में मेंशन है। क्लियर है क्या ये बात? यानी कानून के लिए सब इक्वल है, सब इक्वल, मैं, आप, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो जो धारा आप पर लगेगी, अगर हमने कोई गलत काम किया तो वही धारा हम पर भी लागू होगी। क्लियर है? भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आर्टिकल 15, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। कौन बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें नागरिकों को इक्वल राइट मिलेगा। क्लियर? हर व्यक्ति को किसी धर्म को अपनाने व उसकी पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। कहां लिखा भैया? आर्टिकल 25। कहां मेंशन है? आर्टिकल 25। हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है।
कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 26। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट जो मौलिक कर्तव्य है, जो धर्मनिरपेक्षता को दिखाता है, वो क्या है? किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना है, आप किसी को फंडिंग के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 27 में मेंशन है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, आर्टिकल 28। धार्मिक निर्देश मतलब ये कि आप माइक लगा लें, मैं दोनों कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, कोई एक नहीं, और आप अपने धर्म के प्रवचन चालू कर दें। आज सुबह ऐसा करेंगे, आप दोपहर में ऐसा करेंगे, शाम को आप ऐसा करेंगे, नाइट में आप ऐसा करेंगे, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। क्या क्या? भाषा, लिपि अथवा संस्कृति। क्लियर है? कहां मेंशन है? आर्टिकल 29। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। यानी आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि आप अपने धर्म के, या मान लो जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें क्या राइट दिया गया है कि आप अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हो। क्लियर? और उन्हें संचालित भी करने का अधिकार दिया गया है, जो कि एक खुद में क्या है? बहुत बड़ी विशेषता है, जो धर्मनिरपेक्षता को दिखाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए प्रयास करेगा। ये बहुत जरूरी है आज देश के लिए। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। क्लियर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इसके इतिहास, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कभी बात करेंगे कि आखिर समान नागरिक संहिता आई तो क्या होगा, कैसे आएगी, ये सारी बातें हम बताएंगे। ठीक है? धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म यानी चर्च और राज्य यानी राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है, यानी डिफरेंट है। क्लियर है? दोनों सोच मैच नहीं होती। धर्मनिरपेक्षता कि यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। कैसा है? बहुधर्मवादी। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों का समान आदर और सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है, न कि नकारात्मक पहलू को। क्लियर है? अगर आपके पास बुक है तो बुक से रीड करें, चीजें याद करना चालू करें। ठीक। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया। बात क्लियर हुई कि जो धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता था, कब दिया गया था? जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब दिया गया था। बात समझ में आ रही है? नहीं देखा है तो क्लास देख लीजिए। संविधान का निर्माण प्री और मेंस के लिए एक ही क्लास में कंप्लीट वन शॉट करा दिया है। चाहिए तो जाके मेंस लिखाइए उससे, चाहिए तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो भी नहीं छूटेगा। क्लियर है? हालांकि संविधान अनुसूचित जाति
और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। स्थायी आरक्षण नहीं है भैया किसी के पास यहाँ, चाहे वो कोई ट्राइबल हो, चाहे वो कोई अनुसूचित जाति हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में आता हो, अस्थायी है। राज्य चाहे लेगा तो यूं हटाए, क्लियर है? हाँ, यूं हटा सकता है राज्य। आरक्षण अस्थायी है, स्थायी नहीं दिया गया। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। आगे की क्लास जो आगे का बचा हुआ चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।